Hello everyone. Today I am going to explain third chapter of your Flamingo book, and the name of the chapter is Deep Water, that is written by William O. Douglas. At first, let's know some points about the author. William Douglas was born in Maine, Minnesota in USA. After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he decided to pursue a legal career. He was a leading advocate of individual rights and justice in the courts of USA. He also became an advisor and friend to President Franklin D. Roosevelt. Now let's move on to the chapter. Deep Water is an excerpt taken from Of Man and Mountains by William O. Douglas. डीप वाटर विलियम ओ डगलस की मैन एंड माउंटेन्स में से लिया गया एक एक्सेप्ट है. द चैप्टर इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ पर्सनल अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंसिंग फियर एंड द स्टेप्स टेकन टू ओवरकम इट, एंड द सब थीम ऑफ दिस चैप्टर इज साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ फियर. ये चैप्टर राइटर की रियल लाइफ पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है. इट रिवील्स हाउ विलियम डगलस, the writer and the narrator also, as a child got afraid of water due to two frightening incidents in his childhood, but later on overcame his fear with sheer determination and willpower. विलियम डगलस जो कि इस चैप्टर के राइटर हैं और नरेटर भी हैं, वो अपने चाइल्डहुड के कुछ इंसिडेंट्स को शेयर करते हैं और वो बताते हैं कि कैसे उन इंसिडेंट की वजह से उनके मन में पानी को लेकर के डर बैठ गया था और कैसे बाद में उन्होंने अपने विल पावर से उस डर पर काबू पाया. सो टू नो मोर अबाउट दिस एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर, लेट्स मूव डायरेक्टली टू द टेक्स्ट. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old. The narrator was talking about an incident and saying that it had happened when he was 10 or 11 years old. नरेटर हमें एक इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं और वो कहते हैं कि इंसिडेंट तब हुआ जब वो 10 या फिर 11 साल के थे. I had decided to learn to swim. And what had happened at that time? क्या हुआ था उस वक्त? He decided to learn to swim. नरेटर ने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग करना सीखेंगे. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. So there was a pool at the YMCA. What is YMCA? YMCA is a name of an association. ये एक एसोसिएशन का नेम है and the full name of this association is Young Men's Christian Association. So at YMCA there was a pool. इस एसोसिएशन के पास में क्या था? पूल था. And this association was in Yakima City. और ये एसोसिएशन याकिमा सिटी में था. That offered exactly the opportunity. That means at that pool which was in YMCA in Yakima, there the narrator could learn swimming. यहाँ पर जो नरेटर हैं वो स्विमिंग सीख सकते थे. The Yakima river was treacherous. बट द याकिमा रिवर वॉज डेंजरस. याकिमा जो रिवर थी वो बहुत खतरनाक थी. मदर कंटिन्यूली वॉर्न्ड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईस्ट ड्राउनिंग इन द रिवर. ओके, सो द नरेटर्स मदर ऑलवेज यूज टू वॉर्न हिम टू नॉट टू गो टू याकिमा रिवर, एंड एवरी टाइम शी यूज टू रिमाइंड हिम अबाउट द नंबर्स ऑफ ड्राउनिंग केसेज दैट हैपेंड एट दैट याकिमा रिवर. जो नरेटर की मदर थी वो बार बार नरेटर को वार्न करती थी कि वो याकिमा रिवर के पास में ना जाएं और बार बार उनको वो याद दिलाती थी कि कितने सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर डूब करके मर गए हैं. बट द YMCA पूल वॉज सेफ़. लेकिन जो ये YMCA पूल था ये सेफ़ था. ये याकिमा रिवर की तरह उतना डेंजरस नहीं था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. He says that the YMCA pool was quite safe because at one end it was only 3 feet deep and at the other end only 9 feet deep. नरेटर बताते हैं कि जो YMCA pool था ये सेफ़ क्यों था? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था. एक तरफ पे सिर्फ 3 feet गहरा था और दूसरी तरफ पर 9 feet. And the drop was gradual. दैट मीन्स उस पुल की जो गहराई थी वो 3 feet से 9 feet तक धीरे धीरे बढ़ती थी. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वैन टू द पूल. सो टू लर्न स्विमिंग ही बॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड ही वैन टू द पूल.
स्विमिंग सीखने के लिए नरेटर ने वाटर विंग्स खरीद लिए और वो पूल पर चले गए। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. The narrator was quite a shy kind of boy, and he did not like to take off his clothes, and he did not want to show his skinny or thin legs, but somehow he overcame that pride and at last he walked into the pool. जो नरेटर हैं वो बहुत शाई तरह के थे, तो उनको उस पूल में नेकेड जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था और उनके जो लेग्स थे वो बहुत पतले थे, बहुत थिन लेग्स थे, तो उनको दिखाना उनको बिल्कुल नहीं पसंद था। बट एट लास्ट समहाउ उन्होंने अपने इस प्राइड को ओवरकेम कर लिया और फिर वो पूल में चले गए। फ्रॉम द बिगिनिंग however I had an aversion to the water when I was in it. The narrator tells us that from the beginning, शुरुआत से ही I had an aversion. That means he had an aversion. Aversion means a strong dislike. Okay, so from the beginning he did not want to go into the water. शुरुआत से ही उनको पानी में जाना बिल्कुल नहीं पसंद था। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to beach in California. Now he is giving us the reason that why he has this aversion to water. अब नरेटर हमको बताते हैं कि क्यों उनको पानी में जाना पसंद नहीं था। ओके, सो ही मैंशनड एन इंसिडेंट, वो एक इंसिडेंट बताते हैं एंड ही सेज दैट दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old. So when he was 3 or 4 years old, his father took him to the beach in California. जब वो 3 या 4 साल के थे, उनके फादर उनको कैलिफोर्निया में एक बीच में ले गए। He and I stood together in the surf and both of them were standing at the beach and I hung onto him, yet the waves knocked me down and swept over me. Okay, so both of them were standing at the beach and the waves were coming or falling over their legs. वो दोनों वहाँ पर खड़े थे बीच पर और जो सर्फ थी, सर्फ मीन्स लहरें, जो लहरें थी वो उनके ऊपर आ रही थी। I hung onto him, yet the waves knocked me down and swept over me. Okay, so the narrator says that he caught hold of his father tightly. उसने अपने फादर को टाइटली पकड़ा हुआ था, but still the waves pushed him down and the water came all over him. लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो जो लहरें थी वो इतनी तेज थी कि वो तेजी से उस नरेटर के ऊपर आई और वो पूरा पानी से भीग गए और नीचे गिर गए। I was buried in water, my breath was gone. Okay, so what happened after that? He was covered with water. वो लहरें इतनी तेज़ी से आई थी कि वो पूरी तरीके से पानी से भीग चुके थे और वो नीचे गिर गए थे। And his breath was gone. That means he could not breathe properly because water was all over his body. Okay, और वो properly breathe नहीं कर पा रहे थे because of that water. I was frightened. Because of this incident, he got frightened. इस इंसिडेंट की वजह से वो डर गए थे। फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। ओके, द नरेटर वॉज फ्राइटेंड, नरेटर इस इंसिडेंट से बहुत डर गए, बट वट हिज फादर वॉज डूइंग, ही वॉज लाफिंग। लेकिन उनके जो फादर थे वहाँ पर खड़े होकर हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? बिकॉज ही वॉज फीलिंग दैट द नरेटर वॉज इन्जॉइंग द मोमेंट। उनको लगा कि शायद नरेटर को इस मोमेंट को इन्जॉय करने में अच्छा लगा होगा। बट दैट बॉय, द नरेटर, रियली बिकम फ्राइटेंड बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट एंड बिकॉज ही फेल डाउन एंड द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ। लेकिन लहरें इतनी तेज़ी से नरेटर के ऊपर आई थी कि वो उससे पूरी तरह भीग चुके थे, वो नीचे गिर गए थे और वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे और इस बात से नरेटर बहुत ज़्यादा डर गए थे। एंड सिंस देन ही ऑलवेज हैव अ फियर ऑफ वाटर, और तब से नरेटर के मन में पानी के लिए डर बैठ गया। सो यही वो इंसिडेंट था जो नरेटर ने हमको बताया कि क्यों उनको पानी से इतना दूर रहना पसंद था और क्यों उन्हें पानी के पास जाना पसंद नहीं था। बिकॉज बचपन में उनके साथ ही इंसिडेंट हुआ था और इसीलिए उन्हें पानी से डर लगता था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stilled childish fears. Okay, so when the narrator started going to YMCA pool again, he started remembering those unpleasant memories of his childhood and all his childhood fears started coming back to him. Okay, जब नरेटर YMCA पूल में जाने लगी तो वो कहते हैं कि जैसे ही मैं उस पूल में गया
मुझे वो सारी पुरानी अनप्लेजेंट मेमोरीज याद आने लगी। अनप्लेजेंट मेमोरीज कौन सी? जब वो बचपन में पानी से पूरी तरह से, वेव से पूरी तरीके से भीग गए थे, वो मेमोरीज। और मेमोरीज कैसी थी? अनप्लेजेंट थी, वो उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और उनके सारे चाइल्डिश फियर जो थे, जो भी उनके बचपन के डर थे, वो सब उनको दोबारा से याद आने लगे। But in a little while, I gathered confidence. Okay, but after some time, he managed to gear up the courage and confidence to learn swimming. लेकिन कुछ ही समय में नरेटर ने दोबारा से अपना करेज और अपने कॉन्फिडेंस को गैदर कर लिया और वो स्विमिंग सीखने के लिए तैयार हो गई। I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by apping them. So what he did do? He started to imitate the other boys who were learning swimming. क्या क्या नरेटर ने? उन्होंने अपने नए वाटर विंग्स को पैडल करना शुरू किया और जैसा कि बाकी दूसरे बच्चे वहाँ पर कर रहे थे, उन्होंने उनको कॉपी करना शुरू किया। एपिंग मीन्स कॉपिंग दैम और इमिटेटिंग दैम। ओके, तो उन्होंने बाकी सारे जो स्विमर्स वहाँ पर थे उनको कॉपी करना शुरू किया। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. This continued for 2 or 3 times and he was trying to get off that fear from him, but then a misadventure happened. ओके, ये चीज़ 2-3 बार हुई। उन्होंने 2-3 बार उन स्विमर्स को कॉपी किया और वो किसी भी तरीके से जो उनका मन में फियर था पानी को लेकर के, उसको वो दूर करने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसा करते हुए उनको 2-3 दिन हो गए थे, बट देन अ मिसएडवेंचर हैपेंड। लेकिन फिर उनके साथ एक मिसएडवेंचर हो गया। मिसएडवेंचर मीन्स बैड इवेंट। ओके, सो when he was trying to overcome the fear of the water, then at that time a bad event happened. So what was that bad event? I went to the pool when no one else was there. The place was quiet. The water was still and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. Now here he explaining the misadventure. अब हमको बताते हैं कि क्या वो मिसएडवेंचर हुआ था। सो वन डे ही वैन टू द पूल एंड नोबडी वॉज देयर। एक दिन वो पूल पर गए और वहाँ पर कोई भी नहीं था। ही सेज इट वॉज ऑल क्वाइट एंड वाटर वॉज ऑल्सो वेरी स्टिल बिकॉज नोबडी वॉज देयर। वहाँ पर कोई भी नहीं था तो बिल्कुल वहाँ पर शांति थी और पानी भी बिल्कुल स्टिल था क्योंकि स्विमिंग पूल में भी कोई नहीं था। एंड द पूल वॉज सो क्लीन दैट ही कुड सी द बॉटम ऑफ दैट पूल। ओके, और वो पूल का जो पानी था वो इतना साफ था कि वो उसके टाइल्ड बॉटम को, पूल की टाइल्ड बॉटम को भी वो देख सकते थे, जो कि बिल्कुल बाथटब की तरह साफ था। I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. He was nervous to go alone in the pool, so he just sat beside the pool and waited for others. ओके, सो नरेटर को पूल में अकेले जाने में नर्वसनेस फील हो रही थी और उन्हें डर लग रहा था, तो उन्होंने क्या किया, वो वहीं पूल के पास में बैठ गए और उन्होंने सोचा कि अभी जब कुछ लोग और आ जाएंगे तब मैं इस पूल में जाऊंगा। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. The narrator had been sitting there for quite some time and suddenly a big bruiser means a big strong or husky boy came and his age was probably 18 years. नरेटर को वहाँ बैठे हुए थोड़ा ही समय हुआ था, तभी एक बड़ा सा लड़का, बिग ब्रूजर मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला लड़का वहाँ पर आया और उसकी एज लगभग 18 ईयर्स के आसपास थी। He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. So that boy was a grown-up boy who has thick hair on his chest and he had a very beautiful physique, strong arms and legs and all that. वो जो लड़का था वो grown up था और उसके चेस्ट में हेयर्स थे, उसकी जो फिजिक थी वो बहुत अच्छी थी, उसकी आर्म्स और लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। He yelled, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" So that bruiser started shouting at the narrator. वो जो बड़ा सा लड़का था, स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला लड़का, वो चिल्लाया नरेटर के ऊपर और बोला, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड? सो ही वॉज कॉलिंग हिम स्किनी। उसने नरेटर को स्किनी बुलाया बिकॉज नरेटर बहुत पतला था। सो ही सेज, वुड यू लाइक टू बी डक्ड? दैट मीन्स वुड यू लाइक टू बी थ्रोन इन टू द वाटर? क्या तुम पानी में डुबकी लगाना पसंद करोगे? With that, he picked me up and tossed me into the deep end. After saying so, this fat boy picked the narrator up and threw him at the deep side of the water. ऐसा कहते ही उस फैटी से लड़के ने नरेटर को उठाया और उन्हें पानी में अंदर की तरफ फेंक दिया।
I landed in a sitting position, swallowed water, and went at once to the bottom. When he threw him into the water, the narrator landed at the sitting position and started going quickly down to the bottom of the pool, and meanwhile he was swallowing water. Okay, जब नरेटर को उस लड़के ने पानी में फेंक दिया तो नरेटर ने जब लैंड किया वो बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में थे और वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहे थे और इसी बीच में उनके मुंह के अंदर काफ़ी सारा पानी चला गया था. I was frightened but not yet frightened out of my wits. The narrator was frightened because all these things happened so soon, and he was not so perfect in swimming, but he was not out of his wits and he could think. नरेटर कहते हैं कि मैं डरा हुआ तो था क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ, उनको तैरना भी नहीं आता था, लेकिन मैं अपने आउट ऑफ विट्स नहीं हुआ. दैट मीन्स मेरा माइंड अभी भी काम कर रहा था और मैं सोच सकता था. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. So as he was moving down towards the water, he was planning something. जब नरेटर जो है पानी में नीचे की तरफ जा रहे थे उस वक्त तो अपने माइंड में कुछ प्लान कर रहे थे. And what he planned? He planned that when he would hit the bottom, he would make a big jump to come to the surface, and then he would start paddling. उन्होंने क्या प्लान किया? उन्होंने सोचा कि जैसे ही उस पूल के बॉटम को वो हिट करेंगे वो एक बहुत ज़ोर से जंप लेंगे और जिसकी वजह से वो सरफेस पर आ जाएंगे और सरफेस पर आते ही वो पैडलिंग करने लगेंगे. इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन. Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. But when he was going downwards, he was seeming that this 9 feet were changed into 90. जब वो नीचे की तरफ जा रहे थे तो वो ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबा समय हो गया है और वो उसकी गहराई सिर्फ 9 फीट थी, लेकिन उस वक्त उस पुल की गहराई 90 फीट की तरह लग रही थी. एंड बिफोर ही टच द बॉटम हिज लंग्स वर फिल्ड विद वाटर. और इससे पहले कि वो उसके बॉटम को छू पाते उनके पूरे लंग्स में पानी भर गया था. बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स. बट एज सुन एज हिज फीट हिट द बॉटम ही गैदर्ड ऑल द करेज एंड मेड अ बिग जम्प अपवर्ड्स. और जैसे ही उनके पाँवों ने उस पूल के बॉटम को छुआ उन्होंने अपने सारे करेज को, सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर लिया और बहुत ज़ोर से ऊपर की तरफ छलांग लगाई. I imagined I would bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. He thought that by hitting at the bottom, he would come to the surface just like a cork comes up quickly. उन्होंने सोचा था कि जैसे ही वो बॉटम को हिट करेंगे वो एक कॉक की तरह बहुत जल्दी से ऊपर सरफेस पे आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ. वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे. I opened my eyes and saw nothing but water that had a dirty yellow tinge to it. I grew panicky. So when he opened his eyes, he tried to look here and there, and he could only see the water. जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने यहाँ वहाँ देखने की कोशिश की और जब उन्होंने यहाँ वहाँ देखा तो उनको हर जगह से पानी ही पानी नज़र आया. बिकॉज स्टिल ही वॉज इनसाइड द वाटर एंड दैट वाटर वॉज स्लाइटली येलो इन कलर. और उस पानी का कलर उनको कैसा लग रहा था? हल्का सा येलोइश लग रहा था. टिंज मीन्स लाइट कलर. ओके, सो उस पानी का कलर हल्का सा येलो था. एंड ही ग्रू पैनिकी एंड बाई सीइंग ऑल दीज थिंग्स, अपने आसपास पूरा पानी देख करके वो हल्का सा पैनिक हो गए. दैट मीन्स ही गॉट वरीड एंड टेंस्ड. आई रीच्ड अप as if to grab a rope and my hands clutched only at water. I was suffocating. He thought that as soon as he would reach at the top, he would grab any rope or something, but when he tried to do so, he could only had water in his hand. उन्होंने सोचा था कि जैसे ही वो सरफेस पर पहुंचेंगे वो किसी रस्सी को या कोई भी ऐसी चीज़ को पकड़ लेंगे जिससे वो बच सकें, लेकिन जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो उनके हाथों में सिर्फ पानी ही पानी आया. एंड ही वॉज सफोकेटिंग, ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. और वो सांस नहीं ले पा रहे थे, वो उनका दम घुट रहा था. आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट. देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ. He tried to shout for help but no sound came and only half part of his head was up outside the water. उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ पाई उनके मुंह से और उनके सिर्फ आँख और नाक जो थे दैट में उनके हेड का सिर्फ आधा पार्ट पानी के बाहर आया था और उनका जो मुंह था वो अभी भी पानी के अंदर था. I flailed at the surface of the water, swallowed and choked.
Flailed means moved arms and legs without control. So he was trying to beat his hands and legs at the surface of the water, but he was swallowing more and more water and he was getting choked and he wasn't able to breathe properly. नरेटर ने अपने हाथ पांव पानी पर मारने की कोशिश की और उससे क्या हुआ, उनके मुंह के अंदर और ज़्यादा पानी जाता चला गया, उनका गला बिल्कुल चोक हो गया और वो सांस नहीं ले पा रहे थे. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. He thought that he would bring his legs up and try to swim, but his legs were seeming very heavy, paralyzed and stiff. That means he was unable to move them. नरेटर ने सोचा कि मैं अपने पाँवों को थोड़ा सा ऊपर ले आऊँगा और स्विमिंग करने की कोशिश करूँगा, लेकिन क्या हुआ, उनके जो पाँव थे वो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गए थे, स्टिफ हो गए थे और वो बिल्कुल भी उन्हें मूव नहीं कर पा रहे थे. बहुत हैवी उनके पाँव हो गए थे और नरेटर उनको बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहे थे. अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर and he was felt that the force of water pulling him under the water. और उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई बहुत बड़ा फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom to the pool. Though he tried to scream for some help but nobody could hear his voice because it went only under the water. नरेटर ने चिल्लाने की कोशिश की, स्क्रीमिंग की, लेकिन वो आवाज़ बिल्कुल भी बाहर नहीं आई और वो कहते हैं कि सिर्फ पानी ने ही मेरी आवाज़ सुनी क्योंकि मेरी आवाज़ पानी के अंदर ही दब गई थी. एंड अगेन ही स्टार्टेड गोइंग डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल. और दोबारा से वो पूल के बॉटम की तरफ जाने लगी. First time when he went, somehow he managed to come to surface and only his eyes and nose were outside of the water. But now again he started to going down. ओके जब वो पहले बॉटम पे गए थे तो somehow उन्होंने मैनेज करके कैसे भी करके वो ऊपर सरफेस पर आ गए थे, लेकिन तब भी उनका मुंह जो है वो बाहर नहीं आ पाया था, सिर्फ उनकी नोज़ और आइज़ पानी के बाहर थी. लेकिन अब फिर से वो पूल में नीचे की तरफ जाने लग गए थे. I stuck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. He was trying to resist the force of the water just like someone fights with someone in dream, and he was not able to breathe. ओके नरेटर जो है वो अपनी पूरी ताकत से पानी के उस फोर्स को दबाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कभी कोई इंसान सपने में किसी बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स वाले इंसान से लड़ता है पर वो कुछ कर नहीं पाता, तो वही नरेटर के साथ हो रहा था. उन्हें लग रहा था कि मैं भी किसी इररेसिस्टिबल फोर्स के साथ लड़ रहा हूँ, जैसे कि लोग सपने में लड़ते हैं. ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हम लड़ रहे होते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने हाथ पाँव हिलाएं लेकिन हो नहीं पाता, तो वही उनके साथ हो रहा था. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ एंड ही वॉज अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. और वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहे थे. My lungs ached, my head throbbed, I was getting dizzy. Okay, his legs started aching. Aching means paining. उनके पाँव में दर्द होना शुरू हो गया. He was also feeling pain in his head also. और उनको अपने सर में भी दर्द लग रहा था. And he was feeling dizzy. Means he was feeling as if he was going to faint. और उनको ऐसा लग रहा था कि मानो अब वो बेहोश होने वाले हैं. But I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. So he was losing all this strength as he was going down, but he reminded himself that strategy. ओके उन्होंने अपनी सारी स्ट्रेंथ खो दी थी जब वो नीचे की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी उस स्ट्रेटजी को याद किया. What was the strategy? He made a plan before that as he would hit the bottom of the pool, he would make a big jump and he would come to the surface like a cork. उन्होंने पहले ये प्लान किया था कि जैसे ही वो पूल के बॉटम को हिट करेंगे वो बहुत ज़ोर से ऊपर की तरफ छलांग लगाएंगे और वो एक कॉक की तरह, जैसे कॉक बहुत लाइट होती है वो जैसे इजीली सरफेस पर आ जाती है पानी के, वैसे ही वो भी पानी के सरफेस पे आ जाएंगे. तो उन्होंने इस स्ट्रेटजी को याद किया. आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स. देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ. He thought that once he would come up, he would lie flat on the surface of water and then he would use his hands and legs and thrust them. So he would be like in a swimming position, and then he thought that at that moment he could go to the edge of the pool and would save himself. ओके नरेटर ने क्या सोचा कि जैसे ही वो सरफेस पर पहुँचेंगे वो सरफेस पर
फ्लैट होके लेट जाएंगे और फिर अपने हाथों और पाँवों को मूव करेंगे, दैट मीन्स वो स्विमिंग पोजीशन में आ जाएंगे और किसी भी तरह मैनेज करके वो पूल के एज पर, किनारे पर चले जाएंगे और अपने आप को बचा लेंगे। I went down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. कि तो नरेटर ने स्ट्रेटजी तो बनाई थी, बट ही वॉज जस्ट गोइंग डाउन एंडलेसली, लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा था कि वो नीचे की तरफ ही जाते जा रहे हैं और वो एंडलेस है, जो पूल का जो बॉटम है वो उनको मिल ही नहीं रहा, वो बस नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं। एंड इवन व्हेन ही ओपनड हिज आइज अंडर द वाटर ही कुड सी ओनली द वाटर एंड दैट वाटर वॉज साइट येलो in color and it was so dark that he was not able to see through it. ओके और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनको आसपास पूरा पानी ही पानी नज़र आया और पानी का कलर उनको हल्का सा येलोइश लगा और फिर थोड़ी देर के बाद उनको लगा कि पानी जो है वो इतना डार्क है कि उनको उसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा। ओके सो उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो हर जगह पानी ही पानी था, बिकॉज ही वॉज अंडर द वाटर, तो ऑब्वियसली उनको वहाँ हर जगह पानी ही दिखाई देगा। एंड देन सी अ स्टार्क टेरर सीज्ड मी, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. So after that a stark terror, stark means very strong. Okay, so after that a very strong terror seized him, that means a very strong terror overpowered him and he was completely overtaken by the fear. अब जब उन्होंने देखा कि उनके आसपास से पानी ही पानी है तो उनको बहुत ज़्यादा डर लग गया और वो डर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गया। एंड ही सेज दैट द टेरर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एंड नो वन कुड अंडरस्टैंड इट अनलेस ही फील्स इट। और वो कहते हैं कि वो जो डर था वो ऐसा डर था जो आउट ऑफ कंट्रोल था, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था और कोई भी इंसान जिसने उसको एक्सपीरियंस ना किया हो वो कभी नहीं समझ सकता कि वो डर क्या था। दैट मीन्स जो नरेटर है वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। आई वॉज शेकिंग अंडर वाटर, ही वॉज शेकिंग, शेकिंग मीन्स शाउटिंग। ओके, ही वॉज शाउटिंग फॉर हेल्प, वो हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विथ फियर एंड एट द सेम टाइम ही वॉज फीलिंग पैरालाइज, स्टिफ एंड टेरराइज्ड। ओके, और उसी वक्त उनको ऐसा लग रहा था कि वो पैरालाइज हो गए हैं और डर से वो इतना ज़्यादा उनके ऊपर डर हावी हो गया था कि उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थॉट वर फ्रोजन, ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड said that I was still alive. See, once when you undergo fear or you experience fear, there you may have this feeling of not responding. So that is the condition here also with the narrator. He wanted to scream out loudly but the sound was not coming out as if it had frozen. ओके, कभी कभी ऐसा होता है जब हम बहुत डर जाते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल काम नहीं करता और हम रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। तो वही नरेटर के साथ में भी हो रहा था, वो चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे पर उनको ऐसा लग रहा था कि जो वो स्क्रीम्स हैं, जो वो चीखें हैं, वो भी उनके थ्रॉट में ही जम गई हो, बाहर ही नहीं आ रही, उनकी आवाज़ बाहर ही नहीं निकल रही थी। एंड ओनली हिज हर्ट, और उनका जो हर्ट था दैट वाज बीटिंग, वो धड़क रहा था। एंड देयर वॉज अ पाउंडिंग इन हिज हेड, पाउंडिंग मीन्स देयर वॉज अ लाउड साउंड in his head and with these two signs he can sense that yes he was still alive. उनका जो हार्ट बीट थी, उनको लग रहा था कि हाँ मेरा हार्ट बीट कर रहा है और उनको अपने माइंड में एक थ्रॉपिंग साउंड सुनाई दे रहा था, एक आवाज़ सुनाई दे रही थी और इन दो चीज़ों से ही उनको लग रहा था कि हाँ वो अभी भी ज़िंदा है। अदरवाइज उनकी बॉडी ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था, उनके हाथ पाँव बिल्कुल पैरालाइज हो गए थे और उनका कोई भी बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा था। And then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. Though he was very frightened but still he could manage to think. हालांकि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे लेकिन अभी भी उनका जो सेंस था वो थोड़ा बहुत काम कर रहा था। ही सेज दैट इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, दैट मीन्स मैं अभी भी थोड़ा बहुत सोच सकता था। एंड आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, सो ही रिमाइंडेड हिमसेल्फ हिज स्ट्रेटजी। उन्होंने अपने आप को अपनी स्ट्रेटजी याद दिलाई दैट वेन एवर आई वुड रीच द बॉटम ऑफ द पूल आई हैव टू मेक अ बिग जंप। ओके, उन्होंने अपने आप को स्ट्रेटजी याद दिलाई। एंड एट लास्ट आई फेल्ट द टायर्स अंडर मी, my toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. Finally, he reached to the bottom of the pool and he felt ties under his legs. So with great efforts, he tried to touch the ties with toes and he tried to jump with all his strength so that he could save himself. Okay, so finally, वो
पूल के बॉटम पर पहुंच गए। उनको अपने पाँव के नीचे टाइल्स महसूस हुई और जैसे ही उनके टोज़ ने, उनके पाँव के अंगूठे ने उन टाइल्स को छुआ, उन्होंने बहुत ज़ोर से एक जंप लेने की कोशिश की। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, बट ही फेल्ड एंड दैट जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन वो फेल हो गए, उनकी जो स्ट्रेटजी थी उसने काम नहीं किया, उस जंप से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, कोई डिफरेंस नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। ओके, सो ही ट्राइड टू मेक अ बिग जंप सो दैट ही कुड कम टू द सर्फेस, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, वो सरफेस पर नहीं आ पाए। एंड द वाटर वॉज स्टिल अराउंड हिम, दैट मीन्स अभी भी वो पानी के अंदर ही थे। ही लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, nothing but water. So he tried to look for such things so that he could grab it, and with the help of it he could come to the surface, but there was nothing except water. उन्होंने रस्सियाँ ढूंढने की कोशिश की, कोई लैडर ढूंढने की, कोई सीढ़ी ढूंढने की कोशिश की, वाटर विंग्स को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला सिवाय पानी के। A mass of yellow water held me. He sees that a thick kind of yellow water surrounded him. वो कहते हैं कि मेरे आसपास बहुत गाढ़ा सा येलो वाटर था, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी था, वो भी येलोइश कलर का। Stark terror took an even deeper hold on me like a great charge of electricity. A strong fear surrounded him and it shook him like electricity charge. ओके, जो उनके जो मन में डर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और उस डर ने उन्हें इलेक्ट्रिसिटी करंट की तरह हिला दिया था। I shook and trembled with fright and he was trembling with fear, और वो डर से कांप रहे थे। My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother, nothing happened. So he was trying very hard to move his legs and arms, but he was unable to do so. वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो अपने हाथों को हिला पाएँ, अपने पाँवों को हिला पाएँ, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। And he wanted to call someone for help. He wanted to call out his mother, but nothing happened. ओके, वो किसी को हेल्प के लिए बुलाना चाहते थे, वो अपनी मदर को आवाज़ लगाना चाहते थे, क्योंकि उनकी मदर ने उनको वार्न किया था कि वो पानी में ना जाएं, याकिमा रिवर में ना जाएं। तो वो चाहते थे कि वो अपनी मदर को बुलाएं कि वो उन्हें बचा लें, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। वो बिल्कुल भी आवाज़ उनकी जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पाई और उनकी कंडीशन बिल्कुल वैसी ही रही, वो बिल्कुल अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, एट लीस्ट माई आइज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। Okay, but then suddenly and strangely he saw that there was some light and he felt that he was coming out of the yellow water. अचानक से उनको लगा कि उनको कुछ लाइट से दिखाई दे रही है, जो पानी के अंदर बिल्कुल डार्कनेस थी वो अब शायद धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और उनको ऐसा लगा कि वो उस येलो वाटर से ऊपर आ रहे हैं। एटलीस्ट उनकी आइज़ और जो नोज़ थी वो तो ऊपर आ ही गए हैं। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. He felt that he was coming up, but again for the third time he started to going down to the water. ओके, उनको लग रहा था कि वो ऊपर आ गए, लेकिन अब वो फिर से नीचे जाने लग गए थे। एंड ही ट्राई टू ब्रीथ बट व्हेन ही सक्ड इन व्हाट हैपेंड, ही गॉट ओनली वाटर। ओके, उन्होंने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो सांस लेने की कोशिश कर रहे थे तो क्या हुआ, उनके पूरे मुंह में फिर से पानी भर गया। And that yellowish water was going out, and that yellow light which he had seen outside was becoming lesser now. और जो लाइट उनको बाहर दिखाई दी थी हल्की सी, वो अब फिर से धुंधली सी होने लग गई थी और वो अब कम होती जा रही थी। Then all effort ceased, I relaxed, even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. Then all the efforts, that means all the hard work that he was doing to come out, that all hard work stopped. फिर क्या हुआ, वो जितना भी हार्ड वर्क कर रहे थे, वो बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि वो सरफेस पर आ जाएं, लेकिन अब उन्होंने वो सारा एफर्ट करना बंद कर दिया। आई रिलैक्सड, नाउ ही फेल दैट ही वॉज रिलैक्सिंग, और उनको ऐसा लगा कि अब मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। इवन हिज लेग्स फेल्ट लिम्प, दैट मीन्स इवन हिज लेग्स वर लैकिंग स्ट्रेंथ, हिज लेग्स वर ऑल्सो बिकेम लाइफलेस, उनके जो पाँव थे वो बिल्कुल लाइफलेस हो गए थे। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन एंड अ डार्कनेस फील्ड हिज ब्रेन, और उनके दिमाग में एक अंधेरा छा गया था।
ऐसा होता है ना हमारे साथ कि जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती, तो हम जब बहुत ज़्यादा हम थक जाते हैं तो हम उसको करना छोड़ देते हैं और हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हम कुछ भी कोशिश नहीं करते और हमें ऐसा लगता है कि हमारी सारी सारी जो थकान थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो वैसा ही उनके साथ भी हुआ। वो बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि वो सरफेस पर आ जाए, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, पर जब कुछ भी नहीं हुआ तो उन्होंने अब अपने आप को पूरी तरह से छोड़ दिया। दैट मीन्स उन्होंने कोई भी मूवमेंट करने की कोशिश नहीं की और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स मोड में डाल दिया। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, देयर वॉज नो मोर पैनिक, इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। It wiped out fear. All the terror that he was having earlier, now it had all gone. There was no more stress. He was feeling that all his fear, pain, stress melting away, and now it was all quiet and peaceful. अब उनको ये लग रहा था कि जो भी डर मेरे मन के अंदर था अब वो सब चला गया है और अब मुझे कोई डर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है और सब कुछ उनको बहुत पीसफुल और बहुत क्वाइट लग रहा था। क्यों? बिकॉज अब वो बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं कर रहे थे अपनी बॉडी को सरफेस पे लाने के लिए, वो उस पानी के अंदर ही जाते जा रहे थे। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स मोड में छोड़ दिया था और वो अब कुछ भी कोशिश नहीं कर रहे थे। तो उनको लग रहा था कि अब कुछ भी मेरे आसपास नहीं हो रहा और कुछ भी स्ट्रेस मुझे नहीं है, कोई भी डर मुझे नहीं है और उनको अपने आसपास बिल्कुल शांति लग रही थी। Nothing to be afraid of. This is nice. To be drowsy, to go to sleep. No need to jump. Too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. So for the third time, when he went downwards, he became very silent. There was no motion. He could not put up any resistance. He says it all was very nice, feeling drowsy, feeling sleepy, and no efforts for a jump. वो कहते हैं कि ये सब कुछ बहुत पीसफुल लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। क्या अच्छा लग रहा था? फीलिंग ड्राउजी, वो ड्राउजी फील कर रहे थे, स्लीपी फील कर रहे थे। ऐसा कब होता है? जब हम बहुत थक जाते हैं या फिर हमारा ब्रेन भी एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देता है और फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से थक गए थे। तो वो कह रहे थे अब मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बिल्कुल ड्राउजी फील कर रहा हूँ, मैं स्लीपी फील कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे अब जंप करना ही नहीं है। एंड आई वॉज टू टायर्ड टू जंप, और वो अब जंप करने की लाइक उसमें ताकत भी नहीं बची थी और बहुत ज़्यादा थक गए थे। नाउ ही वॉज फीलिंग लाइक समबडी वॉज कैरिंग हिम वेरी जेंटली। अब उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी जो बॉडी है उससे कोई बहुत प्यार से नीचे की तरफ ले जा रहा है। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, ही फेल्ट दैट एज इफ ही वॉज फ्लोटिंग इन द स्पेस। उनको ऐसा लग रहा था कि वो स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं। एंड टेंडर आर्म्स अराउंड मी, एंड ही वॉज फीलिंग दैट समबडी वॉज होल्डिंग हिम इन हिज आर्म्स, एंड टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, एंड दोज आर्म्स वर एज टेंडर एज हिज मदर्स आर्म। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। ओके, तो उनको लग रहा था कोई उनकी बॉडी को प्यार से नीचे की तरफ ले जा रहा है, वो स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं और उनको किसी ने अपनी आर्म्स में पकड़ लिया है। वो जो आर्म्स हैं बहुत टेंडर हैं, बहुत सॉफ्ट हैं और वो आर्म्स ऐसी हैं जैसे कि उनकी मदर की आर्म्स हैं। दैट मीन्स उनको बहुत रिलैक्स फील हो रहा है एंड उनको लग रहा है कि अब उनको सो जाना चाहिए। ओके, सो जस्ट थिंक, कैन एनीवन स्लीप एट दिस मोमेंट? क्या कोई भी ऐसी कंडीशन में सोच सकता है कि जब वो डूब रहा है तो वो क्या उसको नींद आ सकती है? नहीं। सो वाई द नरेटर इज सेइंग सो? नरेटर ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज नाउ ही इज़ टू टायर्ड। अब वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं और उनकी बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं कि वो कुछ भी करें। तो उन्होंने अपने आप को कंडीशन को सरेंडर कर दिया है और अब वो कोई भी कोशिश नहीं कर रहे और उनको लग रहा है कि अब उनको सो जाना चाहिए। दैट मीन्स अब उनको बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए अपने आप को बचाने की। आई क्रॉस द ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। He crossed the oblivion, that means he crossed the state of unconsciousness, and he felt that the curtain of his life has felt. उन्होंने ऑब्लिवियन की स्टेट को क्रॉस कर लिया था। दैट मीन्स अब वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए थे, उनका माइंड अब बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और उनको ऐसा लगा कि उनकी लाइफ का जो कर्टन है वो गिर चुका है। दैट मीन्स ही फेल्ट दैट इट वाज द एंड ऑफ हिज लाइफ। उनको लगा कि उनकी जो ज़िंदगी है वो यहीं ख़त्म हो गई है और अब वो अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। So this was the explanation of the first part. I hope you would like today's video. We will cover remaining part in the next video. Till then, stay happy, stay healthy and keep learning. Thank you.